तो आज से हम यूजी के टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। पीजी वाले सारे टॉपिकों का एक एक बार हम सबके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अब यूजी वाले टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यूजी वाले टॉपिक में से कौन कहाँ कितना आता है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कौन से टॉपिक पढ़ने लायक हैं, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने लायक हैं, किसी टॉपिक में कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या दोहराना चाहिए, क्या रिवीजन करना चाहिए। तो ये सारी चीजें लेके आ रहे हैं आज। अब यूजी के टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। अब लगातार लगभग अगले 2 हफ्ते अगले 2 हफ्ते हमारे यही यूजी वाले टॉपिक एक एक करके आते जाएंगे और हम इसके ऊपर चर्चा करते जाएंगे। मोटा मोटी पहले हम जो बड़े बड़े टॉपिक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ग्रुप थ्योरी है, ये बड़े बड़े टॉपिक हम पहले कवर करेंगे ताकि बड़े टॉपिक आपको पहले पता चले। फिर छोटे टॉपिक है उनमें एक एक सवाल आता है तो उनकी बात फिर बाद में लास्ट में उनकी बात कर लेंगे। पहले जो बड़े बड़े मेजर टॉपिक है जिनसे हमारा पूरा यूजी बनता है, तो उन बड़े टॉपिक जो 7-8 भारी भारी टॉपिक है उनकी चर्चा पहले कर लेंगे। ठीक है, तो आज सबसे बड़ा और भारी टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका सबसे बड़ा टॉपिक है ओवरऑल। अगर आप देखें हम लोग तो और टॉपिकों को कंपैरिजन करें अगर, तो सबसे बड़ा सबसे लेंदी टॉपिक है तो वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, क्योंकि बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें। देखो तो करें पूरी बात शुरू से लेकर एंड तक। राधे 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 राधे। आ जाओ, शुरू से लेकर एंड तक पूरी चर्चा करते हैं इसकी। तो सबसे पहली बात, ये टॉपिक ग्रेजुएशन का है। तो ग्रेजुएशन स्टार्ट हो गया तो अब सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वाले सब एक हो गए। वहां तक जहां तक हम पीजी कर रहे थे वहां तक सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का डिफरेंस था। यूजी में ये टॉपिक अब सेकंड ग्रेड में भी है, ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में भी है, तो अब आप सब शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएशन का टॉपिक है, कॉलेज का टॉपिक है। अब दोनों के लिए ये टॉपिक काम करेगा, सेकंड ग्रेड एज वेल एज फर्स्ट ग्रेड, दोनों के लिए। क्लियर है? ठीक है, आगे अगली बात, टॉपिक का लेवल कैसा है? टॉपिक का लेवल मजेदार है, शानदार है, मस्त टॉपिक है। मेरे लिहाज से पूछा जाए, अगर मुझे पूछा जाए तो सबसे इजी टॉपिक लगता है ये। सबसे इजी टॉपिक इसलिए लगता है कि इसमें कोई थ्योरी है ही नहीं। सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को जो परेशानी होती है वो थ्योरी से होती है। थ्योरी समझनी पड़ती है, थ्योरी जाननी पड़ती है, गहराई तक जाना पड़ता है। तो समझने बूझने बहुत कुछ होता है इसमें। समझने के लिए कुछ नहीं, इसमें करने के लिए पेन पकड़ो निकालते जाओ, बस कुछ नहीं करना है, खाली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सवाल निकालो, समझने बूझने जानने पहचानने के लिए इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सवाल निकालो सवाल निकालो सवाल निकालो, बस। कुछ भी थ्योरी के नाम पे न के बराबर है। थ्योरी के मामले में कुछ नहीं है, तो पूरा का पूरा टॉपिक न्यूमेरिकल है, सवालों से भरा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, न्यूमेरिकल में भी कई होते हैं, कई टॉपिक होते हैं न्यूमेरिकल में टफ होते हैं। न्यूमेरिकल में भी लंबे सवाल है, जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस खुद है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में 1-2 सवाल लंबे आ जाते हैं, इसमें कोई लंबे भी नहीं आएंगे। अच्छी बात यह है कि लंबे भी नहीं आएंगे, इसमें कोई इतनी बहुत बड़ी लेंथ वाले सवाल, एक ठीक ठाक लेंथ इन सवालों की होती है, ठीक ठाक लेंथ के सवाल होते हैं, बस ज्यादा छोटे भी नहीं होते ये सवाल, ये भी सही है। कितने छोटे भी नहीं है कि एक लाइन में हो जाए, इतने बड़े भी नहीं आते नहीं हुआ तो टॉपिक वाइज में तो है, लेकिन इतने बड़े नहीं आते कि 2 पेज में हो रहे हैं। किताब में तो है, किताब में तो है डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन पेपर में अभी तक पूछा गया तब इतना कोई बहुत लंबा खींच के नहीं पूछा कि 2 पेज भर जाए या 4 पेज भर जाए। इस टाइप की चीजें कम ही आती है। कभी कोई पागलपन चढ़ गया, कोई है ना सनकीपन आ गया, तो फिर तो सनकीपन में तो क्या कह सकते हैं। अगर सनक नहीं चढ़ी और नहीं चढ़ी तो नॉर्मल ठीक ठाक लेंथ का पेपर, ठीक ठाक लेंथ के क्वेश्चन इसके आते हैं। टोटल न्यूमेरिकल है, मजेदार बात, टोटल न्यूमेरिकल। अच्छा, सबसे और अच्छी बात, न्यूमेरिकल के साथ साथ एक चीज और इसमें देखने को मिलती है, ऐसा कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं है। जो नॉर्मली टॉपिकों में आते हैं ना, एक टॉपिक आप पढ़ रहे हैं कुछ और ही चल रहा है, इतने में दूसरा टॉपिक किसी और ही दिशा में चल पड़ता है, तीसरा किसी और दिशा में चल पड़ता है। ये नहीं है, सारे टॉपिक एक ही दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं और लगातार चलते हैं। तो वो सबसे अच्छी बात है, वेराइटी बहुत नहीं है, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, एक टॉपिक कहीं और चला गया, दूसरा टॉपिक कहीं और चला गया, वो नहीं है। तो ओवरऑल आपका टॉपिक बहुत आसान है, नंबर बनाने वाला स्कोरिंग टॉपिक है ये टॉपिक स्कोरिंग है। यहाँ से आपको नंबर बनाने चाहिए, छोड़ने बिल्कुल नहीं चाहिए। छोड़ने के लिए और बहुत कुछ है, ये तो स्कोर करने के लिए, ये है ना, इसे आप क्रिकेट की फुल टॉस मान सकते हैं।
इसे आप क्रिकेट की फुल टॉस बॉल मान सकते हैं। जैसे फुल टॉस बॉल होती है ना, एक तरह से रन बनाने का सबसे बढ़िया मौका होता है, तो ये फुल टॉस बॉल है। रन बनाइए, खूब सारे रन बनाइए इसको, और प्रैक्टिस खूब सारी करिए। क्या पढ़ना है, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन भी भर भर के आते हैं। कई बार तो पेपर बनाने वाले का दिमाग इतना बिगड़ जाता है इस टॉपिक को लेके कि वो 8-8, 9-9 सवाल तक भी पहुंच जाता है। 4 और 5 तो तब है जब सामान्य स्थितियां रही। अगर सब कुछ ठीक रहा, मौसम बढ़िया रहा, तो 4 से 5 क्वेश्चन वो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया काफी बड़ा टॉपिक है ना ओवरऑल, क्योंकि पूरी की पूरी किताब ही है ये, एक तरह की पूरी की पूरी किताब है, तो 4 से 5 क्वेश्चन इसमें नॉर्मली जाते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन है। जब सामान्य पेपर बनाएगा, ठीक ठाक पेपर बनाएगा, बैलेंस पेपर बनाएगा, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन थोड़ा सा भी अगर बंदा चला गया, क्योंकि टॉपिक बड़ा बहुत है, तो अगर सारी वैरायटियों को नापने की कोशिश करेगा, अगर ज्यादा वैरायटी नापने की कोशिश करेगा, तो उसे ये नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, वो 6-7 सवालों तक वो चला जाएगा। आपको ओवरऑल ये टॉपिक काफी कुछ देके जाने वाला है, लेकिन मिस मत करिएगा, इस टॉपिक को मिस मत करिए, क्योंकि हमारे पूरे यूजी के अंदर आप और टॉपिकों से कंपेयर करें इस टॉपिक को, बड़े बड़े टॉपिकों की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े टॉपिक में जैसे ग्रुप थ्योरी आ गया, 3D ज्योमेट्री आ गया, न्यूमेरिकल आ गया, ऑप्टिमाइजेशन आ गया, कोई भी टॉपिक औरों को अगर आप कंपेयर करें, तो किसी भी टॉपिक में शायद आप ये नहीं कह सकते कि उसके सारे क्वेश्चन किए जा सकते, सारे के सारे। जैसे कोई भी टॉपिक है, इसके अलावा आप किसी भी टॉपिक में जाइए, मैं गारंटी नहीं देता कि भाई, मैं भी बच्चों कहता हूँ बीच में 5 सवाल आएंगे, आप 3 तक पहुंच जाएंगे, 1-2 सवाल अटपटे आ जाएंगे, 1-2 सवाल लीक से अटके आ जाएंगे, 1-2 सवाल रिदम तोड़ के आ जाएंगे, 1-2 सवालों का गड़बड़ होता है, लेकिन यहाँ पे आपको वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे पांचों के पांचों एक सीध में ही आएंगे, अगर 5 भी आए तो एक सीध में चलेंगे। तो यहाँ पे ये है कि आप 5 के 5 कर पाएंगे, 8 के 8 कर पाएंगे, यहाँ कोई है ना छिज्जत नहीं होगी, यहाँ टूट फूट नहीं होगी। ये सबसे बढ़िया इस टॉपिक की बात है। वरना नॉर्मली क्या होता है, ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं, ग्रुप थ्योरी में कहता हूँ यार एक होमोमॉर्फिज्म का आ जाएगा, एक अचानक ही बीच में से आइसोमॉर्फिज्म का आ जाएगा, एक सवाल धोखा दे जाएगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस, अरे यार 1-2 सवाल धोखा दे जाएगा। तो उन सारे टॉपिकों के साथ ये बात चलती है, 1-2 सवाल धोखे दे जाएंगे, 1-2 सवाल हट के आ जाएंगे, 1-2 सवाल बाहर से आ जाएंगे। तो ये इस टॉपिक में कभी देखने को नहीं मिलता कि आपको 1-2 सवाल छका दे, अजीब से आ जाए, बाहर आ जाए, एकदम बाहर चले जाए, ऐसा इस टॉपिक के साथ नॉर्मली नहीं होता है। तो ये प्लस पॉइंट है, की गई मेहनत पूरा 100% परिणाम देगी। इस टॉपिक पे की गई मेहनत पूरा परिणाम देगी। अगर आपने इसमें मेहनत की है तो ये पूरा फल देगी आपको। तो इस टॉपिक की वजह से ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता है। तो जनरली 4 से 5 है, हो सकता है आगे फ्यूचर में ये 7 से 8 क्वेश्चन तक ये टॉपिक जा सकता है। तो इस टॉपिक में संभावना है, तो आगे भी जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, 7 से 8। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या क्या है इसके अंदर, ये टॉपिकों के नाम है जो इसके अंदर आते हैं, ये सारे टॉपिक है इसके अंदर आते हैं। देखो नॉर्मली एक क्वेश्चन जो है वो आपको यहां से मिलता है फर्स्ट ऑर्डर और डिग्री निकालने का, कोटि और घात निकालने का। आप लोगों ने ट्रेंडिंग क्वेश्चन देखे होंगे, अपन लोग जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन निकालते हैं उसमें आपने देखा होगा कि घात और कोटि का एक सवाल नॉर्मली सामान्यता पूछा गया है, एक क्वेश्चन आपका यहां से पूछा जाता है, सही है, याद है, कोटि और घात। आप जब भी हम ट्रेंडिंग क्वेश्चंस करते हैं, कहीं ना कहीं एक सवाल अचानक से आ जाता है, इसकी घात बताओ, कोटि बताओ। और अच्छा ये नहीं कि केवल कोई सेकंड ग्रेड में पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड में भी देखा है आप लोगों ने, फर्स्ट ग्रेड में भी देखा है कोटि और घात पूछी गई है। तो ये जो कोटि और घात है, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल जो है वो नॉर्मल, अगर ठीक ठाक पेपर बना, कोई ज्यादा पेचीदी इसमें नहीं करने की कोशिश की, तो एक सवाल कोटि और घात से रिलेटेड वो जरूर डालेगा। कोटि और घात से रिलेटेड एक प्यारा सा सवाल, अच्छा सा सुंदर सा सवाल डालेगा। कोटि और घात को पकड़ लो, कोटि क्या है, कोटि में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो आप ही जानते हैं, खाली जो समस्या है वो घात के साथ है। घात पे थोड़ी सी मेहनत कर लो, घात के ऊपर थोड़ी सी मेहनत कर लो, एनसीईआरटी में चले जाओ, एनसीईआरटी बहुत बड़ी, एनसीईआरटी में 12th क्लास के अंदर ये प्रश्नावली डिफरेंशियल इक्वेशन 12th क्लास में भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन एनसीईआरटी में 12th क्लास में भी है। वहां पे जब आप जाएंगे तो 10वीं प्रश्नावली है इसकी, 10वीं प्रश्नावली के अंदर जब आप खोलेंगे 10.1, वो कोटि और घात की प्रश्नावली, और वो बहुत अच्छे से उन लोगों ने समझाया हुआ है। 10.1 प्रश्नावली जो है वो अवकल समीकरण की घात और कोटि के बारे में, आप उसको करेंगे तो आपका ये जो घात वाला कंसेप्ट है ना, जो घात की कंफ्यूजन है, वो वहां से दूर हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने सारी वैरायटी के सवाल डाले हुए हैं जहां पे घात में कंफ्यूजन हो सकता है, तो वो आप लोग वहां से कर सकते हैं और घात एकदम परफेक्ट हो जाएगी। कोटि में तो दिक्कत है नहीं, जितनी बार अवकलन उतनी कोटि, जितनी बार अवकलन उतनी बार कोटि,
डिग्री में कंफ्यूजन होता है तो डिग्री का कंफ्यूजन आपका वो दूर कर देगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, हाँ 9.1, 10 तो वेक्टर आ गई, 9.1 सॉरी 9.1, हाँ बिल्कुल 9.1 प्रश्नावली है, उसको देख लेना, वो आपके ये डाउट्स क्लियर कर देगी, ठीक है। आ जाओ अगला, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रथम कोटि व प्रथम घात, प्रथम कोटि व प्रथम घात। प्रथम कोटि एवं प्रथम घात अवकल समीकरण। अब ये जो टॉपिक है इसमें बहुत सारी वैरायटी है, इसमें बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन श्योर है कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, एक सवाल यहां से आएगा ही आएगा, ये गारंटी है। चाहे कुछ भी हो जाए, खाता यहां से पक्का खुलेगा, एक खाता तो यहां से खुलेगा। इसमें वैरायटी बहुत है। वैरायटी में सबसे पहले आता है आसानी से पृथक्करण की जाने वाली अवकल समीकरण, वो अवकल समीकरण जिनको आराम से इधर उधर भेजा जा सकता है। कल भी हमने ट्रेंडिंग क्वेश्चन में एक सवाल किया था, आराम से उसको वी माना और वो इधर उधर हो गया। तो आसानी से पृथक्करण की जाने वाली अवकल समीकरण नंबर 1 टाइप। नंबर 2 है समघात अवकल समीकरण, y बटा एक्स बराबर वी रखने वाली समघात। तीसरी है रेखिक अवकल समीकरण। चौथी है जो रेखिक में बदली जा सकती है, और ये समघात के साथ भी है, जो समघात में बदली जा सकती है। समघात अवकल समीकरण डायरेक्ट दी गई हो या जो समघात में बदली जा सकती हो, दो हो गए। रेखिक अवकल समीकरण और एक जो रेखिक में बदली जा सकती है, जैसे बर्नौली इक्वेशन जो रेखिक नहीं होती लेकिन बनाई जा सकती है। तो दो वो हो गई, दो वो हो गई। ऐसे ही आते यथार्थ अवकल समीकरण, एक तो जो ऑलरेडी यथार्थ है, एक जिनको यथार्थ में बदला जा सकता है। तो इन सबके दो दो वेरिएशन हो गए। समघात है, समघात में बदला जा सकता है, रेखिक है, रेखिक में बदला जा सकता है, यथार्थ है, यथार्थ में बदला जा सकता है। तो ये सबके दो दो रूप हो गए। ये सवाल जो है इनमें से सवाल पूछेगा। नॉर्मली पैटर्न ये कहता है, नॉर्मली पैटर्न कहता है कि ज्यादातर इसका जो फोकस होता है वो होता है रेखिक अवकल समीकरण के ऊपर। रेखिक अवकल समीकरण ये इसका फोकस पॉइंट होता है। रेखिक अवकल समीकरण का आयत ज्ञात करना। नॉर्मली आप देखेंगे जो रेखिक अवकल समीकरण होता है उसका आयत बहुत पूछता है। हाँ, रेखिक अवकल समीकरण का आईएफ बहुत पूछता है कि आईएफ निकाल दो, कभी पूरा हल भी पूछ लेता है, आईएफ पे ज्यादा फोकस करता है कि आईएफ बताओ। तो एक सवाल आपको डेफिनेटली एनी हाउ कुछ भी हो जाए यहां से मिलेगा ही मिलेगा। चाहे तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ ले, चाहे तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ ले तो वो पूछेगा, एग्जैक्ट नहीं पूछता है तो फिर रेखिक अवकल समीकरण पूछ लेगा। ये दो वेराइटी इसमें ज्यादातर होती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें कुछ मत निकालो सिवाय क्लोरेट के, सिवाय क्लोरेट के, बस क्लोरेट जिंदाबाद। क्लोरेट समीकरण का सवाल निकालो और मजे करो। फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, प्रथम कोटि व उच्च घात के अवकल समीकरण, इसमें क्लोरेट ही क्लोरेट चलता है, क्लोरेट ही क्लोरेट चलता है। वहां से एक सवाल बनता है, नॉर्मली बनाता है ना, नॉर्मली बनाता है यहाँ से। तो हो सकता है कई बार नाराज हो जाए क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट पड़ा है और कहाँ से भी तो सवाल बनाने, कई बार ना पूछे, अदरवाइज पूछेगा तो क्लोरेट पक्का पूछेगा। फिर आ जाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण। ये जो अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण है इसमें आपको याद होगा CF निकालना और PI निकालने के सवाल होते हैं। CF निकालो और PI निकालो, CF कैसे निकलता है, PI कैसे निकलता है। PI बहुत पसंद है, PI बहुत पसंद है, इसका PI निकालो, उसका PI निकालो, उसका PI निकालो। इसी में एक सवाल और आता है जिसका नाम है कोशी समघात अवकल समीकरण, कोशी समघात अवकल समीकरण। ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चनों में भी आपने कम से कम 2-3 बार देख लिया इतने दिनों में। इस कोशी के सवाल को अभी भी आपने इतने दिनों में 2-3 बार शायद मेरे ख्याल से देख लिया होगा। कोशी z बराबर log x मानने वाला और xd बराबर d डैश मानने वाला, ये वाला कोशी वाला एक सवाल कोशी वाले से पूछेगा या PI पूछेगा, PI या कोशी वाला। अब एक ये टॉपिक है, ये कभी यदा कदा, बस ये यदा कदा,
ये यदा कदा, ये है युगपथ रेखिक अवकल समीकरण, युगपथ निकाय, मतलब जो जोड़े में समीकरण आती है इस टाइप का आता है। ये पहले कभी यदा कदा पूछा गया था, अभी फिलहाल कुछ सालों से ये शांत पड़ा है, नहीं पूछा जा रहा। पूछा जा सकता है, पूछा बहुत पहले पूछा गया था, उसके बाद में बंद हो गया था बीच में, फिर वापस से उठ सकता है, नहीं उठ सकता, कह नहीं सकते। एक दो सवाल बस निकाल लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेंदी बहुत है, लंबा बहुत है, इसलिए पेपर वालों ने इसको साइडलाइन कर दिया कि इतना लंबा क्या पूछे, छोड़ो, वो छोड़ दिया, साइडलाइन चल रहा है ये। आप एक दो एग्जाम्पल निकाल लो तो ये ठीक हो जाएगा, बस इतने ही बहुत है इसमें, ये चलता है। अच्छा, कुछ टॉपिक और है जिनके बारे में चर्चा होती रहती है। एक है सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर सॉल्यूशन, विचित्र हल। एक है पावर सीरीज। इनसे बहुत रेयर ही सवाल पूछा गया है, लेकिन कभी कभी दिमाग खराब हो गया, पागलपन चढ़ गया, सनक चढ़ गया। अच्छी बात ये कि कोई बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़े टॉपिक नहीं है। सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकलता है उसके एक दो टाइप के सवाल है, बस वो पकड़ लो। एक पावर सीरीज में आता है कि रेगुलर पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है, इस अवकल समीकरण का कौन सा पॉइंट सिंगुलर है। ये कभी कभी यदा कदा ही अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, लेकिन जगह है इनमें सवाल पूछे जाने की। थोड़ा सा है ना, एक क्लास अगर लगा दी जाए तो ये कहानी क्लियर हो सकती है कि भाई सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं, और पावर सीरीज में रेगुलर पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट कैसे निकलता है। रेगुलर पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट ये छोटा सा हल्का सा किंतु परंतु वाले है, सिलेबस में है, तो इधर छुपे छुपे से टॉपिक है ये। कभी मनाने वाले का ध्यान चला गया तो वो इन एक सवाल डाल सकता है, तो रिस्क की पार्ट है ये। तो इसको थोड़ा सा टाइम देके कभी क्लास लेके मैं इसकी इन चीज़ों को कवर करवा दूंगा, ताकि ये कोई रिस्क ना बने। या कभी जब ट्रेंडिंग क्वेश्चन में कर रहे होंगे, कभी इनकी चर्चा आएगी, तो उस समय 10-15 मिनट एक्स्ट्रा खर्च करके इसकी और इसकी बात कर लें। ठीक है, तो वापस आते हैं चर्चा को, फिर से फोकस करते हैं भाई। 4 सवाल मोटा मोटी जो आएंगे, 1, 2, 3 क्लोरेट और 4 पीआई। एक बीच में टॉपिक का नाम कट गया, सेकंड ऑर्डर एलडीई। सेकंड ऑर्डर द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण, एक ये टॉपिक का नाम इसमें रह गया है। द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण, इसमें छोटा सा सवाल आता है, छोटा सा सवाल कि भैया CF का एक हल कौन सा होगा, या फिर ये पर सामान्य रूप में कैसे बदलेगा, I का मान क्या होगा, V का मान क्या होगा। इस टाइप का एक छोटा सा चिन्ना सा सवाल जो है वो इस टॉपिक से नॉर्मली कभी कभी बनाता है, तो एक सवाल वहां जा सकता है। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और एक वो 5, ये 5 सवालों की जगह नॉर्मली 4 से 5 जो हम बात कर रहे थे, 4 से 5 सवाल ये जा सकते हैं। बाकी ये है, तो इन पे जैसे मैंने बताया कि जब कभी पेपर बनाने वाले की क्षमता हो गया 7-8 पे जाना है, जिस दिन वो 7-8 पे जाने की बात करेगा ना, 7-8 सवाल पे जाऊंगा, तब वो हो सकता है इन टॉपिकों के हाथ लगाए। 4-5 तक गया तब तक वो इनके हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि 4-5 सवाल मैंने पहले बता दिया कि अपने आप में पर्याप्त है, यहाँ खूब सारे मिल जाएंगे। और यहाँ पे हमने एक सवाल माना है जिसके साइज है इसका, इसके साइज को देखते हुए तो आराम से 2-3 बना सकते हो आप, लेकिन फिर भी एक मान रहे कि हर टॉपिक से न्याय करेगा बंदा, तो हर टॉपिक में से एक एक देगा तो एक देगा, वरना इसमें खूब सारे, जैसे ये है अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण, इसमें 1 से लेकर G तक है, 8-8 है इसके अंदर एक्सरसाइज, और बहुत से रूपों के सवाल है, तो अगर इसके साथ भी न्याय करेगा तो 2-3 आ जाएंगे। ये बीच में ये नाम यहाँ रह गया था, है ना, ये कट गया बीच में, तीर का निशान नहीं आया इसके ऊपर, नाम तो लिखा हुआ, तीर नहीं आया ना। अब ठीक है, सेकंड ऑर्डर एलडी, बस एक ही हो गया। ठीक है, ये हो गया। आ जाओ, अब बात कर लेते हैं और आगे की, भाई क्या पढ़े। बस कुछ करना नहीं है, एक तो नवकार में जाओ, एग्जाम्पल निकाल लो, बस और कुछ ना करो, नवकार के एग्जाम्पल निकाल लो, परफेक्ट जगह है।
नवकार के एग्जाम्पल परफेक्ट है, क्योंकि ज़्यादा वैरायटी इनमें होती नहीं है, ज़्यादा वैरायटी होती नहीं है, ज़्यादातर वही नवकार वाले सवाल है, वही घूम फिर के परीक्षाओं में आते हैं। अगर आप पुरानी परीक्षाओं के पेपर उठाएंगे PYQ, तो आपको ज़्यादातर ये लगेगा अरे यार ये तो नवकार में पढ़ के आया हूँ। जब आप नवकार वाली बुक लेके PYQ निकालने जाएंगे तो आपको लगेगा यार ये नवकार वाले सवाल ही वापस आ रहे हैं। एक्चुअली हुआ यही है, वो नवकार वाले सवालों को लाते हैं, उनको क्वेश्चन बनाते हैं, MCQ बना के डाल देते हैं। ठीक है, वो कर लीजिए। अदर स्टेट के जो PYQs है ना, PYQ निकाल लो। वैसे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अदर स्टेट है या स्टेट है, क्योंकि वैरायटी ज्यादा है ही नहीं। तो क्या करेगा, समघात समघात होगा, रेखिक रेखिक होगा, यथार्थ यथार्थ होगा, तो ज्यादा कुछ वैरायटी है ही नहीं, क्या करेगा बंदा। तो इस टॉपिक में इतनी वैरायटी नहीं है कि वो बहुत कुछ चेंजेस कर सकता है, बहुत सारे खेल खेल सकता है, कुछ है ही नहीं। रेखिक है तो रेखिक के जैसे सॉल्व होगा, रेखिक है तो रेखिक के जैसे सॉल्व होगा, समघात है तो समघात के हिसाब से सॉल्व होगा। वो एक सवाल का तरीका है, बस वो तरीका चिपका दो, उत्तर आ गया। तो कोई इतना कुछ है नहीं, बस हाथ की प्रैक्टिस है, वो कर लो, काम हो जाएगा। तो एक तो एग्जाम्पल निकाल लो, जो आपके पास नवकार वाली बुक है उसके एग्जाम्पल निकाल लो इनके, और PYQ जो बुक है वो वाली बुक से PYQ निकाल लो, बस अपने आप में पर्याप्त है। इतना काम आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पे सेट हो जाएगा। हाँ, कोई भी निकाल लो, बस PYQs होने चाहिए। नवकार वाली बुक निकाल लोगे, अगर शीट निकाल रहे हो तो शीट निकाल लो, नवकार वाली बुक निकालो तो नवकार वाली बुक निकाल लो, प्लस PYQ निकाल लो, बात खत्म। इतना सही काम है। शीट निकाल रहे हो, शीट निकाल लो, शीट से मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत आती है, इसमें दिक्कत, इसको पढ़ो तो दो बातों का ध्यान रखना है, दो बातों का ध्यान रखना, पहचान करना। बस सवाल में मैंने पहले कहा बहुत वैरायटी नहीं है, वैरायटी अगर आपको पहचान हो गया, जैसे कि ये रेखिक है तो ये लगाना है, समघात है y/x = v लगाना है, ये आराम से पक्षांतरण वाला है, इसमें ये करना है। तो बस आपको सवाल, ये CF निकालने का है, इसमें ऐसे निकलता है, e⁴x का PI ऐसे निकलता है, sin AX का PI ऐसे निकलता है। तो ये जो वो सवाल है ना, उसकी पहचान जो है ना, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी लड़ाई इनमें पहचान की है। एक बार पहचान गए बस, फिर सवाल में कुछ नहीं है। और एक्चुअल में सवालों में है ही कुछ नहीं, खाली पहचान की लड़ाई है। जो एक्चुअल में लड़ाई है वो पहचान की है। पहचान में दिक्कत आती है कि अच्छा ये सवाल किसका आ गया, जो सवाल देखते हैं तो पता नहीं लगता ये सवाल किसका है, कौन से मेथड का है, किस मेथड का है। तो ये जो पहचान है वो क्लियर हो गई, वो पकड़ में आने लग गई कि अच्छा ये रेखिक अवकल समीकरण है, ये समघात है, ये यथार्थ है, यथार्थ में ये रूल 1 है, रूल 2 है, रूल 3 है, 4 है, 5 है। इतना ये जो झंझट है, ये पहचान, अच्छा ये क्लोरेट है, ये क्लोरेट का सवाल है। अब वो लिख के नहीं देगा कि ये क्लोरेट अवकल समीकरण है, इसको सॉल्व करो, कभी भी वो ऐसे नहीं लिख के देगा। वो बस सबका एक ही होगा, निम्न अवकल समीकरण का हल क्या होगा, बस एक ही लाइन होगी। अब वो अवकल समीकरण कहाँ से आई है, कौन से सवाल से आई है, ये पहचान करना ही काम है सारा। तो पहचान करिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आंखों से मत निकालिएगा, पेन से निकालिएगा, खूब हाथ चलाइएगा। जितना आप हाथ चलाएंगे उतनी आपकी याददाश्त बनेगी, जितना आप हाथ चलाएंगे उतनी आपकी याददाश्त चलेगी, क्योंकि ये टॉपिक थ्योरी का नहीं है, ये निकालने का टॉपिक है। जितना पेन चलाएंगे, जितना पेन घसीटेंगे, उतना ज्यादा याददाश्त मजबूत होगी। और ये सारा का सारा याददाश्त पे है, पहचान पर है, और पहचान मतलब याददाश्त। तो याददाश्त तभी बनेगी जब हाथ चलाएंगे। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि इस टॉपिक को जब लेते हैं, अच्छा ये समघात का ऐसे हो जाएगा, ये रेखिक का ऐसे हो जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा, जो पेपर में आता है सब एक मिस हो जाता है, पता चलता नहीं है, हमें तो पता ही नहीं चला। तो पता इसलिए नहीं चला भाई, आपने जब पढ़ रहे थे तब आप लोगों ने यूं, ये समघात का हो जाएगा, ये रेखिक का हो जाएगा, ये यथार्थ का हो जाएगा, यूं ही चलते रहे, पहचान बनी नहीं। जब सारे मिक्स होकर आए तो आपको पता ही नहीं चला कि कौन सा यथार्थ का था, कौन सा किसका था। तो ये दिक्कत आएगी इसमें। तो बढ़िया काम है, सिर्फ हाथ चलाओ, खूब चलाओ, दबा के चलाओ। जब थ्योरी आए तब हाथ मत चलाना, लेकिन अभी तो खूब हाथ चलाना, हाथ चला चला के सवाल करना। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। क्लियर है ये बात। मोटा मोटी जो टॉपिक है वो मैं आपको मिलवा देता हूँ, अभी टॉपिकों से आपको मिलवा देता हूँ, और जो सवाल आए हैं उनकी थोड़ी सी शक्ल दिखा देता हूँ, फिर हम मोटी मोटी थ्योरी एक बार रिकॉल कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे जो पहचान में दिक्कत जो आएगी वो आपको पहचान में आएगी, क्योंकि चाहे पहला सवाल उठाइए चाहे दूसरा सवाल उठाइए, सारे सवालों में एक ही बात है, सवाल सबकी भाषा एक होती है, सब ऐसे लगते हैं हम शक्ल है। अब सवाल को पढ़िए, निम्न अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका हल क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, इस अवकल समीकरण का हल क्या है।
बताओ, कहीं भी कोई चर्चा? बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है इसमें। इसके सवाल सारे एक जैसे से दिखते हैं, सारे एक जैसे दिखते हैं, सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चनों की लाइन यही होती है, इस अवकल समीकरण का व्यापक हल। इस बस सवाल के अंदर की जो अवकल समीकरण है वो चेंज हुई है, पिछली बार कुछ और थी, इस बार कुछ और आई है। यही अब ये मुश्किल है कि सारे भाई भाई हम शक्ल है, अब इनको पहचाने कैसे कि ये वाला भाई आसानी से पृथक्करण वाला है, ये भैया समघात वाला है, ये भैया रेखिक वाला है, और ये भैया यथार्थ वाला है। ये यहाँ पे वो नहीं देगा, आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा भैया कौन सी कैटेगरी का है, उस हिसाब से फिर वो सही तरीका लगाओ और उत्तर पाओ, वो सही तरीका अप्लाई करो और आंसर पाओ। ठीक, किसी को भी देख लो आप, यहाँ पे जितने सवाल मिलेंगे, कुछ इक्के दुक्के वो विचित्र हल वाले सवाल है, वो इक्का दुक्का एक सवाल आया हुआ है, वो छोड़ दो, बाकी सारे सवालों की लैंग्वेज एक ही है। इस अवकल समीकरण का हल है, ये अवकल समीकरण, पहले अवकल समीकरण लिखा होगा, फिर अवकल समीकरण लिखी हुई होगी, फिर उसका आगे हल पूछा गया होगा, ये 4 ऑप्शन है, हल कौन सा है। यही पैटर्न, यही फॉर्मेट सारे सवालों का है। तो सारे सवाल ऐसे लगते हैं जैसे हम शक्ल है। अब ये पहचान करना, जैसे अब ये सवाल आया, कैसे पता चलेगा कि ये सवाल कहां से आया है, ये सवाल कौन है, ये ही बनाना है आपको कि भाई फिलहाल देखें तो इसके अंदर 2 बार अवकलन है, 2 बार अवकलन है, इसका मतलब सीधी बात है कि ये प्रथम कोटि प्रथम घात का तो नहीं है, तो पहले वाले चैप्टर से तो ये नहीं है। फिर अब d2y आया, 2 बार अवकलन आया, उसके साथ एक्स स्क्वायर गुणा हो रहा है, उसके साथ एक्स गुणा हो रहा है। अच्छा, ये कोशी का समघात अवकल समीकरण है, क्योंकि उसी में जितना अवकलन होता है उतना एक्स गुणा होता है, तो ये कोशी का समघात है। अब कोशी का समघात है तो कोशी के समघात की विधि क्या है, z बराबर log x, एक्स डी बराबर डी डैश, फिर वो प्रोसेस स्टार्ट कर दो और उत्तर आ जाएगा। तो ये इन सवालों में होता है। ये आपको ज्यादा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेन लड़ाई है ना, मेन लड़ाई पहचान की है, मुख्य लड़ाई पहचान की है। एक सवाल पहचान में आ गया, फिर उसका स्टेप है, उसके 4-5 लाइनें हैं वो फॉलो करनी है कि भाई समघात है, ये करते जाओ, उत्तर आ जाएगा। कोशी है मतलब यथार्थ है, ये करते जाओ, उत्तर आ जाएगा। रेखिक है, ये करते जाओ, उत्तर आ जाएगा। तो बस वो जो एक बार पहचान हो गई, फिर सारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर एक फिक्स पैटर्न है, वो फॉलो करना है। ठीक है, ये हमारे सवाल है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से सवाल भी खूब है, क्योंकि 17 साल के ना, तो 17 साल के पेपर हैं, तो भयंकर भर भर के हैं, इनको निकाल लो। कितने सवाल है, 1 मिनट, ओ 101 सवाल है, यानी 17 सालों में 17 पेपरों में, जो पिछले 17 पेपर है, उन 17 पेपर में 101 सवाल टोटल, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब मिलाकर 101 सवाल आए हैं। ये देखो लास्ट क्वेश्चन 101 सवाल अभी तक टोटल भर्ती परीक्षा में आए हैं। 17 जो पेपर हुए हैं पिछले 2011 से लेकर 2024 तक, जो 17 एग्जाम हुए हैं टोटल, उन 17 एग्जाम्स में टोटल क्वेश्चन 101 आए हैं। तो कितने का एवरेज आता है, एवरेज कितने का आया पर पेपर, एवरेज कितना आया, 101 डिवाइडेड बाय 17, लगभग 6 क्वेश्चनों का एवरेज आ रहा है, 6 क्वेश्चन पर पेपर। तो जो मैं बता रहा था कि भाई ये तो रहेगा, है ना, 4 से 5 क्वेश्चन नॉर्मली रहते हैं, कभी कुछ ज्यादा डाल दिए, कभी और डाल दिए, 6 क्वेश्चन लगभग ये पर पेपर एवरेज आप निकालें, 101 का है, 17 पेपर है, तो 6 क्वेश्चन लगभग पर पेपर इसका एवरेज रहता है। बड़ा टॉपिक है, 6 क्वेश्चन अगर दे रहा है एवरेज, हर पेपर 6 क्वेश्चन दे रहा है, तो बड़ा टॉपिक तो मानते ही कि बड़ा तो है, 6 सवाल देना बड़ा टॉपिक की निशानी होती है, तो 6 क्वेश्चन आपको पर टॉपिक दे रहा है, तो ये 101 सवाल है, एक तो ये निकाल लो, है ना, 101 सवाल ये निकाल लो, बाकी जो मैंने बताया कि आप
नवकार वाली बुक से करना चाहो उससे कर लो, प्रैक्टिस शीट निकालना चाहो प्रैक्टिस शीट निकालो, बस एक जगह से प्रैक्टिस करनी है आपको। एक है वो किताब है जहाँ से मैं सवाल लूँ प्रैक्टिस करूँ, तो वहाँ फिर ये वाले निकालो, इससे सारा आइडिया हो जाएगा कि उन सवालों को कैसे पूछा गया है। क्योंकि जब किताब और प्रैक्टिस शीट पढ़ोगे तो थोड़ा लगेगा कि यार कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा, यही पूछेगा क्या, तो इन सवालों से 101 सवालों से आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि कैसे पूछेगा। ठीक है ना, सारी वैरायटी सामने आ जाएगी सारी की सारी। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेना। आओ आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी सी फटाफट इनकी थ्योरी कर लेते हैं और थ्योरी में क्या क्या आ सकता है उसकी बात भी कर लेते हैं। जैसे रेखिक अवकल समीकरण है, हाँ ये आपका, ये छोड़ना मत, किसी भी हाल में ये टॉपिक मत छोड़ना, क्योंकि बहुत कम टॉपिक है हमारे गणित में जो स्कोरिंग है, मतलब जिन पे आप 100% दाव खेल सकते हो कि भैया ये टॉपिक, ये अगर मैं पढ़ के गया तो मैं पेपर में कर भी पाऊंगा। क्योंकि बाकी नॉर्मल टॉपिकों में क्या होता है, आप पढ़ के भी जाते हो लेकिन आपको वो 100% कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता। आप उठा लीजिए कोई टॉपिक भी, कई टॉपिक तो ऐसे हैं जिनको आप पढ़ के जाएंगे और आपको 1% भी गारंटी नहीं है कि आपको जितना आपने पढ़ा है वो पेपर में होगा क्या। जैसे प्रायिकता है, आज आप प्रायिकता को मान लीजिए आपने 1 महीना पढ़ लिया, अब 1 महीने बाद आप परीक्षा में जाइए, आप गारंटी नहीं ले सकते कि पेपर में मैं प्रायिकता के सवाल कर पाऊंगा क्या। समाकलन का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो कई टॉपिक है जिनमें कॉन्फिडेंस लेवल 0 होता है। हाँ ठीक है, पढ़ के गए, तकदीर काम कर गए, सही दिशा में सवाल आ गया, जो पढ़ के गया वो आ गया तो कर लूंगा। समाकलन इसका एक एग्जाम्पल है, प्रायिकता इसका एक एग्जाम्पल है, क्रमचय संचय इसका एक एग्जाम्पल है। क्रमचय संचय प्रायिकता समाकलन ये बस लक का फैक्टर है, आप जो पढ़ के गए वही सवाल आ गए, आपको याद थे आप करके आ गए। बाकी ऐसा नहीं है कि आप करके जाएंगे पेपर में हो जाएंगे। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं, इन टॉपिक, अच्छा कुछ टॉपिक इसके जैसे भी है भाई, 100% 100% कॉन्फिडेंस, पढ़ के जाओगे पेपर में आएंगे और आप कर पाओगे। तो इतना विश्वास, इतना बढ़िया टॉपिक को कैसे छोड़ दें। तो इसमें 100% कॉन्फिडेंस वाला, गारंटी वाला पेपर है ये। आ जाओ, तो पहले रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण ऐसी होती है। रेखिक अवकल समीकरण का समाकलन गुणांक IF जो नॉर्मली पूछा जाता है वो होता है e की पावर pdx, e की पावर pdx। उसके बाद में अगला है, इसका पूरा हल सॉल्यूशन होता है समाकलन गुणांक इंटू क्यू IF इंटू वाई। अगर y की रेखिक समीकरण है तो IF इंटू वाई समाकलन IF इंटू क्यू और dx, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके 2-3 सवाल निकाल लेना, इसके 2-3 सवाल निकाल लेना। एक तो IF कैसे निकलता है, एक इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकलता है, और इस भाई की पहचान कैसे होती है, कैसे पता चलेगा कि ये रेखिक का सवाल है। पहचान करनी सीखो, IF निकालना सीखो और पूरा सॉल्यूशन निकालना सीखो। यहां से बहुत बड़े चांसेस है कि एक बात कोई ना कोई चीज पूछेगा। इसी के साथ में एक आता है इसका जुड़वा भाई, जो रेखिक होता नहीं है लेकिन रेखिक में बदला जा सकता है, जिसे बर्नौली समीकरण कहते हैं। बर्नौली समीकरण जो शुरुआत में रेखिक नहीं होता लेकिन कुछ छोटा मोटा भाग वाग करने के बाद, छोटा मोटा भाग करने के बाद, छोटा मोटा अगर भाग आप करेंगे, पक्षांतरण करना पड़ता है कभी। अभी ये जरूरी नहीं हमेशा y की पावर n का ही पक्षांतरण हो, कभी sin x का, कभी tan x का, लेकिन कोई ना कोई होता है। आप पक्षांतरण करोगे, पक्षांतरण करने के बाद में समाकलन बन जाएगा। आप अगर नवकार वाली बुक में जाते हैं तो प्रश्नावली नंबर 2 E है ये। उसके बाद में रेखिक बन जाता है, रेखिक बनने के बाद फिर अपना जो नॉर्मल सवाल है उसके तरीके से चलता है। ये भी बढ़िया सवालों में आते हैं, ये भी बढ़िया सवालों में आते हैं। और कई बार इन सवालों में से इसलिए जाता है बंदा कि उसे लगता है कि रेखिक बनाने में भी तो जोर आएगा, है ना, थोड़ा सा मजा लेते हैं तो रेखिक बनाने में भी तो जोर आएगा। तो ये रेखिक डायरेक्ट तो होती नहीं है, पहले इनको रेखिक बनाना पड़ता है। रेखिक बनाओ फिर उसके बाद में करो। इसके लिए ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है आपको। PYQ निकालोगे, PYQ वाले वही सवाल घूमते रहते हैं। जो PYQ में सवाल है ना, बस वही सवाल, उसी के भाई हम शक्ल वही घूमते रहते हैं। वो 2-4 सवाल है वो पकड़ लो, और एक तो tan इनवर्स का सवाल आता है उसमें से, एक x स्क्वायर एक y स्क्वायर का आता है, वो 2-4 सवाल है बस वही घूमते रहते हैं पूरे भारत में, वो निकाल लो, इतने में तैयार है। इसके बाद में आ जाता है यथार्थ अवकल समीकरण।
ये बड़ा प्यारा है भाई, ये इसके बारे में अभी लेटेस्ट में यही चल रहा है, यथार्थ अवकल समीकरण। जैसे हमने भी ट्रेंडिंग में भी किया था, आप लोगों को याद होगा, ट्रेंडिंग में भी हमने यथार्थ अवकल समीकरण किया था। यथार्थ अवकल, निम्न अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण है, अल्फा का मान निकालो, लैम्डा का मान निकालो, कोई ना कोई मान छुपा दिया, वो पूछ लिया, क्या यथार्थ अवकल समीकरण है तो उसका सॉल्यूशन निकालो, तो ये बढ़िया है। अच्छा, इसमें साथ कई बार खेल भी खेलता है, क्योंकि ये फॉर्मूला नॉर्मली याद नहीं रहता, बंदा फॉर्मूला भूल जाता है, तो और कोई फॉर्मूला भूल जाता है तो कई जगह भूल जाते हैं, कई बार जगह भूल जाते हैं। तो एक बार अभी फर्स्ट ग्रेड में कभी था कि इस फॉर्मूले को उल्टा पूछ लिया, क्योंकि जब यहाँ एम होता है, जहाँ एम होता है तो वाई के सापेक्ष होता है, एन का एक्स के साथ होता है ना। जब यहाँ dx के साथ जो m है उसका y के साथ होता है, और जो dy के साथ है उसका x के साथ होता है। यानी यूं समझो कि जो dx के साथ है उसका y के सापेक्ष होता है, और जो y के साथ है उसका x के सापेक्ष होता है, उल्टा होता है। तो उन लोगों ने क्या किया, लोग क्यों पता है कि ये तो लोग रट के बैठे होंगे, ऐसे यूं का यूं रट के बैठे होंगे, तो उन्होंने क्या किया, ये नंबर ही चेंज कर दिए। अब इसने समीकरण बना दी एन डी एक्स प्लस एन डी वाई। बताओ यथार्थ अवकल समीकरण होने की शर्त क्या है। ये बड़ा पहली बार दिमाग पे स्ट्राइक किया था। ये पेपर कौन सा है मुझे याद नहीं है, शायद 17 का या 21 का ऐसा कोई पेपर है। पहली बार दिमाग पे स्ट्राइक किया कि रट के बैठे हो, हाउ, क्योंकि रट के बैठे, अब ऑब्वियसली बात है कौन इसको याद करता है, वो सीधा इसको याद करता है, डेल एम ओवर डेल वाई बराबर डेल एन ओवर डेल एक्स, डेल एम ओवर डेल वाई बराबर डेल एन ओवर। ये भूल जाता है कि भैया एम अपनी जगह होगा तो यहाँ पे एम होगा। अगर सपोज करो यहाँ एम की जगह एन आ गया और एन की जगह एम आ गया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, लेकिन कौन पढ़ा है, और ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, बस इसी पे कमाल कर दिया, सवाल बना दिया कि एक एम डी एक्स प्लस एन डी वाई यथार्थ अवकल समीकरण है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। और ऑप्शन नंबर 1 में इसको डाल दिया, और ऑप्शन नंबर 2 में ये डाल दिया कि एन का वाई के सापेक्ष, एम का एक्स के सापेक्ष। और काफी लोगों का बुइया हो गया, काफी लोगों का बुइया हो गया। बुइया होने का मतलब होता ना, किसमें मेरे बच्चे गेम खेलते रहते हैं, एक क्या नाम था यार, फ्री फायर, हाँ फ्री फायर में होता है, वो कहता बुइया, तो बुइया हो गया, मतलब स्वाहा हो गया, तो ये बुइया हो जाता था। तो एक बुइया करवा दिया उन्होंने, मतलब बड़ा मस्त सवाल लगा कि यार ठीक है, दिमाग पे स्ट्राइक किया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लोग ये नहीं पढ़ते, ये नहीं पढ़ते को ये रट के गया डेल एम ओवर डेल वाई, डेल एम ओवर डेल वाई, डेल एन ओवर डेल एक्स, क्योंकि यही रट के जाते हैं, अभी रट गए, और ये रट गए तो उसने कहा कि ठीक है, उसने इन दोनों को बदल दिया। अब इन दोनों को बदलते तो फिर यहाँ पे जो, अगर यहाँ बदलेंगे तो यहाँ बदलेंगे, इसी से जुड़े हुए हैं ना, इस भैया से तो जुड़े हुए हैं, तो जब भैया चेंज हो जाएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो भैया चेंज हो गया तो ये भी चेंज हो गया। लेकिन वो उन्हें कहाँ पता, उन्हें तो ये याद था, वो ऑप्शन नंबर 1 में डाल दिया, लोग यहाँ टिक मार के आगे, पता चला वो आंसर है। ठीक है, तो ये बढ़िया सवाल है, क्लियर है। चलो आगे आते हैं, इसके अंदर आते हैं, यथार्थ कोई समीकरण यथार्थ नहीं है। नहीं, बुइया का मतलब होता है जब वो जीत जाते हैं ना, लास्ट में जब फ्री फायर में जब जीत जाते हैं तो आता है बुइया, मतलब आपने सबको सुहा कर दिया, आप जीत गए, तो वो बुइया कर दिया। बुइया अलग होता है, फ्री फायर नहीं खेलते हो तो नहीं जानते, अगर तुम फ्री फायर नहीं खेलते हो तो रहने दो, फिर पहले फ्री फायर खेलो तो वो समझ में आएगा, वरना तुम्हें बुइया भैया सुनाई देगा, बुइया बोलूंगा तो लगेगा भैया बोल रहे। तो आ जाओ, अब इसमें क्या होता है कि यथार्थ अवकल समीकरण अगर डायरेक्ट है तब तो ठीक है, यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है तो 5 टाइप के सवाल होते हैं। ये 5 प्रकार के सवाल होते हैं कि इनमें एक आईएफ होता है, समाकलन गुणांक, अगर आपने उससे गुणा किया तो अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण में बदल जाती है। शुरुआत में तो नहीं होती, लेकिन जैसे आईएफ से गुणा करोगे वो यथार्थ अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें 5 रूल के सवाल है, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 5, ये 5 टाइप के। रूल 1 कहता है कि अगर हमारी अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है तो वो यथार्थ में चेंज हो सकती है इस समाकलन गुणांक से। ये समाकलन गुणांक है 1/mx प्लस 1/1/mx प्लस ny। ये समाकलन गुणांक है, अगर इससे गुणा कर देते हो, और आपका सवाल समघात होना जरूरी है पहले, अगर आपका सवाल समघात है और आप इससे गुणा कर देते हो तो फिर वो इसमें आपका चेंज हो जाएगा समघात अवकल समीकरण में, अच्छा सॉरी, समघात से एग्जैक्ट में चेंज हो जाएगा, जो समघात था वो एग्जैक्ट बन जाएगा।
समघात से एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब ये सवाल जो है ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि समघात को पढ़ने के लिए हमारे पास खुद के पास ऑलरेडी पहले से ही तरीका है। क्यों समघात को जबरदस्ती एग्जैक्ट में बदलेंगे? तो पागल थोड़ी है जो समघात को यथार्थ में बदलेंगे। तो इसलिए ये सवाल तो नहीं करेंगे, ये आता भी नहीं है। तो पहला रूल तो आप खारिज कर सकते हैं कि नहीं आएगा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 भी रेयर केस में ही पूछा गया, रेयर केस में। रूल नंबर 2 जो है, या शायद रेयर में शायद ही कोई पूछेगा। रूल नंबर 2 कहता है कि y dx होना चाहिए, आपका सवाल ऐसा होना चाहिए y dx प्लस x dy, और उनके साथ में एक x गुणा y का फलन होना चाहिए, x गुणा y का फलन होना चाहिए। x कोमा y नहीं, x गुणा y, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, जहां भी दिखे एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, एक्स कोमा वाई नहीं, खाली एक्स आ गया, खाली वाई, जहां भी आए एक्स वाई का फलन है। ये देखो एक्स गुणा वाई है, डॉट, जहां भी दिखे एक्स गुणा वाई का ही रूप दिखाई दे। इस टाइप का समीकरण आगे होना चाहिए, इस टाइप का समीकरण यहां होना चाहिए, बाहर वाई डी एक्स और उसके बाहर एक्स डी वाई होना चाहिए। अगर ऐसा कोई सवाल है तो फिर वो सवाल आपका रूल नंबर 2 में कवर होता है। और रूल नंबर 2 के हिसाब से आई एफ ऐसे निकलेगा, 1/mx माइनस 1/ny, 1/mx माइनस एन वाई, इससे आपका आई एफ निकलेगा। तीसरा चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है। एक ये होता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर पहले रूल नंबर 1 लगाते हैं, वो नहीं लगता तो रूल नंबर 2 लगाते हैं, वो नहीं लगता तो रूल नंबर 3 लगाते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि इसका मान निकालो, एम एन का पता कर लो, इसका मान निकालो। अगर इसका मान x का फलन आता है या अचर आता है, y नहीं आना चाहिए, y मना है, x आए या अचर आए, कुछ भी x आ जाए चाहे अचर आ जाए, लेकिन y नहीं आना चाहिए, y नहीं आना चाहिए। अच्छा y आ गया तो इसका मतलब रूल नंबर 3 काम नहीं करता। अगर y आ गया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस रूल नंबर 3 काम नहीं करेगा और आगे बढ़ जाएंगे। रूल नंबर 3 काम नहीं करेगा और आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, फिर जो आएगा उसके बाद क्या करना है? यहां से जो भी आए उसको e की पावर के ऊपर रखकर समाकलन करना है। जो भी आए e की पावर के ऊपर रखकर x के सापेक्ष समाकलन करना है। ये जो भी बनेगा वो समाकलन गुणांक होगा आई, और इससे गुणा करने के बाद वो यथार्थ अवकल समीकरण बन जाएगा। ये रूल नंबर 3 है। ये रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 x के लिए मना करता है। रूल नंबर 4 कहता है इसका मान, ये देखो अलग है दोनों, ये दोनों अलग है, एक जैसे नहीं है, कहीं थोड़े मिलते जुलते जरूर है लेकिन अलग है। ये 1/n बाहर खड़ा है इसमें, और इसमें 1/m बाहर खड़ा है, अंतर है दोनों में, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा सिमिलैरिटी जरूर है लेकिन अंतर है दोनों में। अब यहाँ पे रूल नंबर 4 कहता है कि या तो y के पदों में आना चाहिए या अचर आना चाहिए, x में नहीं आना चाहिए, x नहीं होना चाहिए। अगर x में नहीं है, चाहे फिर y में आए चाहे अचर आए, तो रूल नंबर 4 का सवाल है। और समाकलन गुणांक जो है वो e की पावर के ऊपर y के सापेक्ष समाकलन करके मिलेगा। ये रूल नंबर 4 का सवाल हो गया। इसके बाद में रूल नंबर 5 का सवाल है, ये रहा कि अगर कोई सवाल इस रूप में है, ये पूछा गया था अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि ये पूछा गया, ये पूछा जाता है, इसका समाकलन गुणांक x की पावर h y की पावर k होता है। अच्छा, h k कैसे निकलता है? इससे गुणा करने के बाद ये यथार्थ अवकल समीकरण बन जाएगा। यथार्थ अवकल समीकरण बन जाएगा तो यथार्थ अवकल समीकरण बना के हम तुलना कर लेते हैं और h और k का मान निकाल लेते हैं। ये रूल नंबर 5 का सवाल है। तो ये 5 है, खासकर रूल नंबर 3, 4, 5 ज्यादा दिक्कत नहीं है, एक एक सवाल निकालोगे आपको ये आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, कोई बहुत ज्यादा डरावना नहीं है, एक एक सवाल निकालोगे तो आ जाएंगे। हाँ टाइम तो लगेगा, टाइम तो लगेगा। देखो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो बहुत टाइम लगेगा, अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो बहुत टाइम लगेगा। ये चीजें अब पेपर में तैयार करने की नहीं है, क्योंकि पेपर में तैयार करना, इनको निकालना, उनके अब ये तो अब वो टाइम है ना, अब तो वो टाइम है, मोटा मोटी जो फोकस है उनके ऊपर करो, जो चीजें काम की है, जो आपने पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई में से कौन सी चीजें दोहरानी है और किसको नहीं दोहराना है, ये अब उसका समय चल रहा है। फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से अभी जो हमारा समय चल रहा है वो समय ये नहीं चल रहा कि क्या नया पढ़ूं, नया पढ़ने का समय तो गया, नया पढ़ने का तो समय अब है ही नहीं। अब तो समय सिर्फ ये है कि जितना हमने 11 महीनों में पढ़ा है, उन 11 महीनों में जो पढ़ा है उसको कैसे एक महीने में पढ़ा जाए, कितनी चीजें छोड़ी जाए, कितनी वापस पढ़ी जाए। पढ़ी हुई को वापस किसको पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है, उसकी बात हो रही है, ठीक है ना।
तो आज आज लांगराज समीकरण, इस समीकरण को लांगराज समीकरण कहते हैं। y बराबर एक्स जीपी प्लस एफ पी, और अगर जीपी जो फंक्शन है आपका वो अगर पी के बराबर हो जाता है तो ये बन जाती है क्लोरेट। इस समीकरण को क्लोरेट कहते हैं। क्लोरेट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका हल P बराबर C से प्राप्त होता है। P की जगह C रख दो, इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। ये क्लोरेट है। नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा टाइम नहीं लगता चेक करने में। प्रैक्टिस अगर आपकी ठीक होती है ना, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छी की होती है तो इनकी शक्ल ही बता देती है। इनकी शक्लें ही ऐसी होती है कि देख के पता लग जाता है। वो प्रैक्टिस पे होता है। मैं कहूँ पहले दिन ही ऐसा हो जाएगा तो पहले दिन तो ऐसा नहीं होगा, पहले दिन तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 2-3 बार हाथ से निकाले हुए हैं तो फिर शक्ल पढ़ने लग जाते हो आप। सवाल की शक्ल ही बता देती है कि ये सवाल ऐसे होगा, ये सवाल ऐसे होगा, ये सवाल ऐसे होगा। लेकिन ये डे 1 पे नहीं होता ना। डे 1 पे तो आपको सारे एक जैसे लगते हैं। डे 2, डे 3 फिर धीरे धीरे ठीक होते हैं। अच्छा, पूरक फल। अब आ जाते हैं अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण। अचर गुणांकों वाली जो रेखिक अवकल समीकरण होती है उसमें आपको 2 चीजें निकालनी होती है। अचर गुणांक की रेखिक अवकल समीकरण का सवाल ऐसा होगा, एफ डी वाई बराबर क्यू एक्स। लेफ्ट हैंड साइड आपको सी एफ देगा, राइट हैंड साइड आपको पी आई देगा। दोनों निकाल के आपका y बन जाएगा, y बराबर सी एफ प्लस पी आई। राइट हैंड साइड आपको पी आई देगा, लेफ्ट हैंड साइड आपको सी एफ देगा, और टोटल सॉल्यूशन y बराबर सी एफ प्लस पी आई हो जाएगा। अब इनमें सी एफ निकालने के अपने तरीके हैं, सिंपल तरीके हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सी एफ तो नहीं। पी आई निकालने के लिए 2 चीजें हैं। एक है व्यापक विधि, कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है। एक है व्यापक विधि और बाकी है लघु विधियां। इन लघु विधियों में भी 2022 में फॉर्मूला पूछा था। लघु विधियों में e की पावर ax का पी आई ज्ञात करना, साइन या कॉस का पी आई ज्ञात करना, x की पावर n का पी आई ज्ञात करना, e की पावर ax इंटू वी का पी आई ज्ञात करना, x की पावर n इंटू वी का पी आई ज्ञात करना। इनकी लघु विधि है, इनकी लघु विधियां होती है। व्यापक विधि भी होती है पी आई की, वो भी बात करेंगे। उसका फॉर्मूला पूछता है, सवाल तो शायद ही पूछे, सवाल तो शायद ही पूछे उसका, है ना। वो कभी बार समघात वाला जो होता है कोशी वाला, उसमें कई बार व्यापक पूछ लेता है, जो हमने ट्रेंडिंग में भी देखा था। एक सवाल व्यापक पूछ लिया था। तो व्यापक, बाकी लघु विधियां। तो ये इनमें पीआई पे फोकस करता है। पीआई इनको पसंद है। सीएफ तो कभी यदा कदाई कभी पूर्ण सॉल्यूशन पूछता है तो पूछता है, बाकी पसंद है तो वो व्यापक विधियां है। पीआई वाला जो है ना उसके लिए है ज्यादा। तो एक तो आ जाओ पहले फॉर्मूले के ऊपर। व्यापक विधि पीआई निकालने का फॉर्मूला ये होता है। पीआई निकालने का व्यापक फॉर्मूला 1/d-a क्यू ई की पावर, ये अल्फा है, नॉर्मली मैं तो इसको ऐसे याद नहीं रखता क्योंकि मुझे माइनस वाला याद नहीं रहता। मैं प्लस वाला याद रखता हूँ कि डी प्लस अल्फा। तो उसमें क्या होता है, नेगेटिव बाहर पॉजिटिव अंदर। तो ये मेरा वो थोड़ा वाला आइडिया सा बन जाता है कि पॉजिटिव अंदर, है ना, पॉजिटिविटी अंदर होनी चाहिए, नेगेटिविटी बाहर होनी चाहिए। पॉजिटिव अंदर, नेगेटिव बाहर। तो ये मुझे थोड़ा याद रह जाता है क्योंकि वो बात सी बन जाती है कि भाई पॉजिटिव अंदर, नेगेटिव बाहर, पॉजिटिव अंदर, नेगेटिव बाहर। तो वो थोड़ा सा याद करने में आसानी होती है। इसलिए ये पीआई निकालने का व्यापक फॉर्मूला है। फिर सबकी लघु विधियां भी अपनी अपनी। ये तो व्यापक विधि तो हमेशा काम करती है, ये हमेशा काम करती है। कुछ के रिजल्ट याद कर लेना, कुछ के रिजल्ट याद कर लेना। जैसे साइन के, कॉस के 1-2 रिजल्ट है, रट्टा मार लेना। और उसमें सेक का रिजल्ट का रट्टा मार लेना, एक सेक का और एक टेन का। सेक एक्स का
और tan ax का। tan का मान लो फिर भी अगर बड़ा लगे और लगे तो sec का तो जरूर रट्टा मार लेना। sec वाला पूछा जा सकता है, पहले पूछा भी गया। sec वाले का जो है ना उसका रट्टा मार लेना। sec वाले का जो पीआई निकालने का आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, या किताब में जाओगे, नवकार की किताब में जाओगे तो आपको लास्ट एग्जाम्पल मिल जाएगा sec ax का पीआई निकालने का, क्योंकि वो लघु विधि से निकलता नहीं है, व्यापक विधि से निकलता है। काफी बड़ी विधि है लेकिन की तो नहीं जा सकती, याद किया जा सकता। तो उसका जो पीआई है ना वो याद रख लेना कि पीआई क्या होता है। 10 का नहीं करो तो कोई बात नहीं, सेक का तो जरूर कर लेना, एक का बस। फिर यहाँ पे आ जाओ, इसके अंदर आता है पीआई याद करने की विधियां। पीआई में पहले आता है ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स में दो केस होते हैं, जब जीरो, डी की जगह आपको ए रखना होता है, डी की जगह ए रखने पर जब जीरो नहीं आता तब, और एक जब जीरो आता है तब। जीरो नहीं आता तो क्या करना होता है, और जीरो आता है तो क्या करना होता है। जीरो आता है तो क्या करना होता है, जीरो नहीं आता है तो क्या करना होता है। इस केस को आप हटा भी सकते हो, ये रख लो सीधा कि जीरो आता है, एक एक सवाल निकाल लो, जीरो आता है तो क्या करना है, जीरो नहीं आता है तो क्या करना है। ठीक है, ऐसे ही साइन और कॉस में, इनमें भी इंटरेस्टिंग पार्ट है। जीरो नहीं आता है तो क्या करना होता है, तो डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर रखना होता है, अगर जीरो नहीं आता है तो। लेकिन अगर इन केस जीरो आता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट भी पूछेगा, कि जीरो आएगा तो क्या होगा। ये फॉर्मूले हैं जब साइन और कॉस का सवाल होता है और डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखने पर जीरो आता है, तो जीरो के स्पेशल केस में क्या करना होता है, उसके पीआई के साथ क्या करते हैं, ये सवाल। फॉर्मूला भी पूछ सकता है, सवाल भी पूछ सकता है। एक सवाल हाथ से कर ले। एक्स की पावर एन लंबा होता है, इसमें क्या होता है, विस्तार करना होता है, चीजों को ऊपर ले आते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं, विस्तार करते हैं, थोड़ा लंबा जाता है। एक सवाल हाथ से करोगे, इतने में समझ में आ जाएगा कि क्या करना होता है। या ट्रेंडिंग क्वेश्चन में आएंगे तब देख लेना, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन अपन कर रहे हैं उसमें आएंगे, सबकी बारी तो सबकी आएगी, क्योंकि ट्रेंडिंग क्वेश्चन जब करेंगे तो कभी ना कहीं तो आया हुआ होगा ही सवाल, किसी ना किसी स्टेट में कहीं ना कहीं तो आया हुआ है, वो आपके सामने आ जाएगा। तो देखना एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एक, एक्स की पावर दो, बस इससे ज्यादा देता नहीं है, एक्स की पावर एक या एक्स की पावर दो, तो उसका पीआई कैसे निकालते हैं। इनमें कोई जीरो का केस नहीं होता, इनमें बस अपना आपने बड़ा थोड़ा सा विस्तार करना, थोड़ा बड़ा हो जाता है, बस इतना ही है, बाकी और कोई स्पेशल केस नहीं है। ई की पावर एक्स इंटू वी हो तो ई की पावर एक्स बाहर आ जाता है, समाकलन इससे ई की पावर एक्स बाहर आ जाएगा, और जब ई की पावर एक्स बाहर आएगा तो डी जो है वो डी प्लस ए बन जाएगा, फिर वी जो भी है उसका पीआई ज्ञात कर लो, ये रहता है। एक होता है ये वाला जो अभी अभी लास्ट टाइम 2022 में इसका फॉर्मूला पूछा गया था, और अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन में थोड़े दिन पहले आया भी था ये, 1/f/d x गुणा वी अगर हो तो उसका पीआई कैसे ज्ञात करते हैं, x गुणा वी का। इसका फॉर्मूला पेपर में पूछा गया है, क्योंकि भूल चूक हो जाती है इसके फॉर्मूले के साथ। तो इसका फॉर्मूला क्या है और कैसे काम में लिया जाता है, कैसे काम में लिया जाता है वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन में हमने किया हुआ है, आगे भी आएगा, वहां पे भी काम में लेंगे। फॉर्मूला ये होता है। फिर आ जाती है कोशी वाली। कोशी वाली अवकल समीकरण क्या होती है, कोशी वाली में जितना डी होगा, उतना एक्स की पावर होगी साथ में, बस ये इसकी पहचान है, जितना डी उतना एक्स, यानी कुल मिला के एक्स डी। ये याद रखो, जहां भी दिखे एक्स डी दिख रहा है आपको तो ये कोशी का सवाल है, एक्स डी दिख रहा है कोशी का सवाल है, एक्स डी दिख रहा है मतलब कोशी का सवाल है। तो इनमें z बराबर log x, इसमें लोग कई बार भूल चूक हो जाती है कि z बराबर log x था या x बराबर log z था, तो z बराबर log x था, z बराबर log x होता है। अभी एक तो कैसे याद रखोगे, क्योंकि नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं x बराबर log z, क्योंकि भूल जाते हैं, मैंने कि x बराबर log z था, नहीं, z बराबर log x था, z बराबर log x। ठीक है, यहां से अब आप जब x में निकालोगे तो x बराबर e की पावर z आएगा। ठीक है, या तो ये याद कर लो x बराबर e की पावर z, मिक्स मत कर दो, बस x बराबर e की पावर z कर दो, लोग ले लो ये आ जाएगा, या लोग हटा दो ये आ जाएगा, ये ना, मिक्सिंग मत कर देना ये, वरना क्या करते हैं x बराबर log z मान लेते हैं, x बराबर log z, फिर वो सारा का सारा खेल बिगड़ जाता है, जबकि ऐसा होता ही नहीं, ये होता है। फिर उसके बाद में इनमें क्या होता है कि एक्स डी की जगह डी डैश रखते हैं हम लोग,
एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह डी डैश माइनस 1 रखते हैं। एक्स डी बराबर डी डैश। हाँ तो काफी जनों से होता है, आपने बहुत लोग हैं इसके अंदर जो ये वाला भूल जाते हैं, जेड बराबर लोग एक्स, उन्हें याद रह जाता है एक्स बराबर लोग जेड, एक्स बराबर लोग जेड याद रह जाता है और उससे पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाता है। अगर एक्स बराबर लोग जेड आपको याद रह गया तो फिर तो पता नहीं क्या निकालोगे आप, कुछ का कुछ ही निकलेगा, क्योंकि होता एक्चुअली जेड बराबर लोग एक्स है, तो एक्स बराबर लोग जेड रखोगे तो सोच सकते हो कि क्या आएगा। तो बचना है आपको, इससे बचना है जेड बराबर लोग एक्स। कहीं लिख लो, कहीं पे लिख के भूल चूक यहाँ होती है तो लिख लो कहीं पे और रख के सामने रख लो। अच्छा, इसके बाद में आता है ये द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण। कोई समीकरण ऐसी हो, द्वितीय कोटि की इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 बार अवकलन है। ये द्वितीय कोटि की रेखिक इसलिए है कि जितने भी y है सब पे 1 पावर है, सभी y पे पावर 1 है। तो ये रेखिक द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण। द्वितीय कोटि इसलिए क्योंकि 2 बार अवकलन है, तो द्वितीय कोटि हो गया। रेखिक इसलिए कि सब पे 1 पावर है। फिर ये जो p और q है ये x के फलन है। इस सवाल को हल करने का, इस टाइप के सवालों को हल करने की 4 विधियां होती है। जो 4 विधियां होती है उसमें जो 3 विधियां होती है उनमें छोटे छोटे सवाल पूछता है। जैसे पहली विधि है ये कि भाई पूरक फलन ज्ञात करने, पूरक फलन का एक समाकलन ज्ञात हो। अब एक ये पूछता है, सवाल आपको दे देगा, फिर पूछेगा कि इसका एक पूरक फलन का एक हल कौन सा है। तो इसमें कुछ कंडीशन है, अगर 1 + p + q 0 हो गया तो सॉल्यूशन e की पावर x होगा। ये टेबल याद कर लो, ये टेबल याद कर लो। एक सवाल यहाँ पे पूछा गया है, कई बार पूछा गया, यहां से कई बार पूछा गया कि 1 + p + q बराबर 0, 1 - p + q बराबर 0, 1 + p बटा m + q बटा m स्क्वायर बराबर 0। ऐसा हुआ तो ये उत्तर होगा, ऐसा हुआ तो ये उत्तर होगा, ऐसा। इसमें बस यही पूछा जाता है, ये हुआ तो ये उत्तर, ये हुआ तो ये उत्तर, ये हुआ तो ये उत्तर। ठीक है, इस टेबल को पकड़ लो अच्छे से। फिर एक होता है द्वितीय कोटि की समीकरण दी गई हो उसको पर सामान्य रूप में बदलना, नॉर्मल फॉर्म में बदलना। अब जाओ नॉर्मल फॉर्म में बदलते हैं। पहले तो नॉर्मल फॉर्म होती क्या है, ये होती है नॉर्मल फॉर्म, d² v/dx² प्लस आई वी बराबर एस, इसे कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। फिर इस नॉर्मल फॉर्म में आई कितना होता है, ये होता है, एस कितना होता है, ये होता है, एक यू और बच गया, यू बराबर होता है e की पावर -1/2 समाकलन पी डी एक्स, ये यू होता है। इन चीजों को याद रखोगे, आई कितना होता है, एस कितना होता है, यू कितना होता है। ठीक है, इसके बाद यहां जाता है हमारा स्वतंत्र चर को बदलने की विधि। आपका अवकल समीकरण दिया गया, इसका स्वतंत्र चर यानी जो x है उसको बदलकर नए चर में रखा जाता है z। पुराने चर से बदल के नए चर z में डाल दिया जाता है। और ये पुराने चर से नया चर आता कैसे, उसके लिए ये समीकरण, ये समीकरण जो ये वाली q वाली, यहां से शुरुआत होती है। यहां से हमें पता चलता है कि नए चर और पुराने चर में क्या संबंध है, x में और z में क्या संबंध है। यहां से आपको जो x है z है उसका संबंध मिलता है। उसके बाद आप p1 और r1 का मान निकालते हैं। ये सारा मान निकालने के बाद में वापस समीकरण में रख देते हैं। ये p1 q ये अचर आते हैं, ये कांस्टेंट आते हैं, और फिर सवाल अचर गुणांकों में बदल जाता है और फिर सॉल्व हो जाता है। इसमें यह पूछा जाता है ज्यादातर कि अगर इसके चर हमें बदलने हो, स्वतंत्र चर बदलने हो तो क्या प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। तो इस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं कि नया और पुराने चर में क्या संबंध है। इस टाइप के सवाल इसमें से पूछे जाएंगे। बस इसी के साथ ये खत्म होता है और थोड़ा सा सवालों की शक्ल मैं दिखा चुका और दिखा दूं। ये देखो, मिलते जाओ एक एक से। ये रहा आपका कोशी का सवाल, है ना, ये कोशी का सवाल है। देखो दिख रहा है, एक्स डी आ रहा है, ये कोशी है। कोशी बड़ा पसंद है, कोशी बहुत पसंद है। ये कोशी का सवाल आ गया। ये आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल आ गया। देखो ये ऑलरेडी ये जो है इक्वेशन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अवकल समीकरण यथार्थ है। तो कौन सी बात सच है, यथार्थ अवकल समीकरण है ये,
तो बताओ कौन सी बात सच है। दी गई समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण है, तो बताओ कौन सी बात सच है। ये हो ही गया, यहाँ पे ये हो गया कि ये अवकल समीकरण आपको दी गई है, ये चर गुणांक वाले अवकल समीकरण है। इसकी जो सहायक समीकरण बनती है उसके दोनों मूल समान है, दोनों मूल समान है, तो कौन सी शर्त होगी। सी एफ वाला हो गया। उसके बाद में आगे चलें, ये क्लोरेट वाला आ गया। ये प्रश्न नवकार से सीधा उठाया गया था और नवकार में गलत था तो पेपर में भी गलत छप गया। तो ये इससे समझाते हैं कि पेपर बनाने वाले कितने ज़्यादा किताब से यूं के यूं हूबहू क्वेश्चन उठाते हैं। बड़ा अजीब है। पता नहीं कल कोई मुझे बता रहा था कि राजस्थान में भी एक परीक्षा हुई थी अभी, है ना, बिजनेस मैनेजमेंट की एक परीक्षा हुई थी। क्या ये बात सच है? बता रहा था मुझे कि सर, तो मैंने कहा ये बात तो मैं पता नहीं क्लास में कितनी बार कह चुका हूँ, 2-3, मतलब हर साल मैंने ये बात क्लास में ना जाने कई बार मैंने कही होगी कि पेपर बनाने वाले दो लोग हैं यहाँ पे। एक वो लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, जो रिटायरमेंट हो चुके हैं या रिटायरमेंट के करीब है। ये लोग वो हैं जो अब पेपर को यूं कहीं वो सीरियस ही नहीं लेते, पेपर को, पेपर बनाने को सीरियस ही लेते। वो क्या करते हैं, एक किताब पकड़ते हैं, जो किताब आसपास में पड़ी है वो किताब उठाते हैं और उसमें से सवाल बना के ऐसे कैसे चिपका देते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सवाल पिछले पेपर में आए हुए हैं, पुराने पेपर में आए हुए हैं। वो यूं का यूं उठा के सवाल चिपका देते हैं। यानी आप पुराने, आप पीवाई क्यू निकाल जाओ, मोटा मोटी उसमें से पेपर डाल देंगे वो लोग। इतनी भी वो मेहनत नहीं करते। या नवकार वाली बुक पढ़ लो, नवकार वाली बुक के सवाल, वो नवकार की बुक रखेंगे, इधर उसमें से सवाल उतारे, पेपर बना के पकड़ा देंगे, ये लपेट। इतना भी एक सवाल में वो चेंज भी नहीं करते, इतना भी चेंज करके नहीं देखते वो लोग। उनके देखो कितना, देखिए कितना भरोसा है। ऐसा भी नहीं कि नवकार की बुक में बहुत गलती है, लेकिन वो गलतियों पे भी ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं ठीक है, नवकार का सवाल ये रहा, लास्ट में उत्तर कितना आया, 5, 5 के ऑप्शन बना दो, 3, 4, 5, नन ऑफ दीज। तो ये भी चेक नहीं करते कि वहां पे जो स्टेप बाय स्टेप है वो सही है गलत है, मैं क्रॉस चेक तो करूं, मैं पेपर में डाल रहा हूँ। ये उसका एक छोटा सा एग्जांपल है। ये नवकार में सवाल गलत छपा हुआ था, उन्होंने बिल्कुल वैसा का वैसा छाप दिया। अच्छा वो देखो, सवाल छापा, उसका जो नीचे ऑप्शन था वो छापा, नीचे जो उत्तर था वो छाप दिया, 4 ऑप्शन बना दिया आसपास के। बंदे ने पेन चला के देखा तक भी नहीं कि ये यहाँ पे सही किया हुआ या नहीं किया हुआ। तो इतना विश्वास है। तो देखो, तो अभी किस कौन सी परीक्षा की बात है, शायद कॉमर्स का पेपर था, कॉमर्स का पेपर था एक, अभी से सीनियर की बात है, उसकी परीक्षा दोबारा करवा रहे हैं, सीनियर की परीक्षा। क्या ये बात सही है गलत? आप लोग तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इसको पुख्ता करना कि ये बात सही है गलत है। कि उन्होंने क्या किया, जो पिछले साल का पेपर था, जो लास्ट ईयर का पेपर था, यानी 2025 से तो 2024 का जो पेपर था, हूबहू वही पेपर दे दिया। बंदे ने पिछला पेपर यूं का यूं छाप के पकड़ा दिया, तो गवर्नमेंट ने उस पेपर को आउट मान लिया। ये पेपर तो पहले आया हुआ, ये पिछला पेपर ये वापस दे दिया। पेपर आउट मानते हुए पेपर दोबारा करवाया जा रहा है, लास्ट में दोबारा करवाया जा रहा है। तो ये एक समझाता है कि कितनी गंभीरता से बंदे ने पेपर बनाया होगा। उसकी गंभीरता का लेवल देखिए, ऐसा का ऐसा 2024 का पेपर छाप दिया 2025 में बिना कुछ सोचे। ये शायद बिजनेस मैनेजमेंट का है। तो ये इस बात से समझ में आता है कि हमारे यहाँ पेपर बनाने वालों की गंभीरता कितनी गहरी है। तो ऐसा ही करेंगे। तो इसलिए पीवाईक्यू कभी मत छोड़ना, पीवाईक्यू कभी मत छोड़ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में ये लोग वो हैं जो नए सवाल, ना तो उनके पास रीच है, ना वो नए सवाल तक पहुंचते हैं। तो उनके पास वो 2 ही किताबें हैं जो वो लेके चलते हैं, एक तो नवकार, एक जेपीएच, बस। क्योंकि राजस्थान में कॉलेज एजुकेशन में 2 ही किताबें हैं, तो ये वो 2 किताबें उनके पास मिलेगी। या तो वो जेपीएच से पेपर बनाएंगे या वो नवकार से पेपर बनाएंगे, बस। उसके अलावा इनके पास ज्यादा रीच नहीं है। ये जो बड़े प्रतिशत जो लोग हैं उनके पास पहुंचा तो पीवाईक्यू ही आपको देखेंगे वापस घूम फिर के यही आ रहे हैं, ये नवकार या ये पीवाईक्यू, बस। इसीलिए मैं बता कि ज्यादातर वैरायटी नहीं। हाँ, अब ये जो नए लोग हैं, जो नए युवा आते हैं, इनको 5-7 साल पुराने हो गए, ये युवाओं में थोड़ा जोश जरूर है कि भैया थोड़े बड़े सवाल बनाते हैं, थोड़े अच्छे सवाल बनाते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, थोड़ा सर्च करते हैं, बढ़िया सवाल आते हैं। इनमें वो दिखेगी जो 2022 के पेपर में दिखी थी सेकंड ग्रेड में। वहां आपको लगा कि हाँ यार, पेपर तो बंदे ने तो मतलब किया है, थोड़ा वो तो मतलब मेहनत की है, तो वो चीज है। तो पेपर में आपको दिखेगा, और बाकी पेपर में ऐसे लगेगा कि हाँ यार, ऐसे कैसे किताब में से उठा के। अभी संस्कृत वाली परीक्षा को उठा के देख लीजिए, संस्कृत वाले पेपर में यही हुआ कि लगभग लगभग आप पेपर को ट्रेस कर सकते हैं।
बंदे ने एक सवाल भी हाथ से खुद बनाया नहीं है, सारे के सारे उठा के चिपकाए हुए। वो मेहनत कम है, तो इसलिए मेहनत कम है, वो तो ऐसे ही करेंगे जो कर रहे हैं। हमें ध्यान रखना है कि भाई नवकार या जेपीएच में से 2 बुक आपके पास है वो पकड़ लो और पीवाईक्यू पकड़ लो, बस। अगर आप इन 1 महीने में कुछ करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। जीके में किताबें बहुत है ना, जीके में किताबें बहुत है, जीके में किताबें बहुत है। हमारे गणित में किताबें नहीं है इनके पास, है ना। मैंने पहले कहा 2 ही किताबें हैं गणित के अंदर। गणित में इन लोगों के पास 2 ही किताबें हैं, इसलिए हमारी गाड़ी चल रही है। अब जीके में तो पता नहीं कितने पब्लिकेशन हाउस है, हर कोई किताब छाप रहा है। अभी हमारे यहां तक अभी सुख है, अभी तक भाई। अब देखो कितनी सारी, अगर आप गणित की इसकी किताबें देखिए, जीके की, राय अपनी किताब छाप रहा है, ठीक है ना, छापते ही वो लोग। राय पब्लिकेशन की आती है, लक्ष्य की आती है, ध्रुव की आती है, दिशा की आती है। ये तो मैं बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउसेस के नाम बोल रहा हूँ। उसके बाद में फिर छोटे आ जाते हैं, कोचिंग वाले आ जाते हैं, खुद के पब्लिकेशन हाउस आ जाते हैं। इतने सारे पब्लिकेशन, तो इतना सारा जीके, वो जीके जो नहीं है ना वो भी बना दिया उन लोगों ने, नया जीके बना दिया। अब इतनी कोचिंग लग रही है, इतने सारे पब्लिकेशन हाउस है, तो खोद के निकाल लाते हैं, खोद के सवाल निकाले, तो वो जीके उन लोगों ने बना दिए, है ना। तो जीके भी जो टफ होता जा रहा है वो इसलिए होता जा रहा है कि दिन रात लोग जीके की खुदाई कर करके नया जीके निकाल रहे हैं। मतलब जो जीके था ही नहीं, जो सदियों पहले जमीन में दफना दिया गया था, कोचिंग वाले खोद के ला रहे कि हमें देखो, हमें हड़प्पा संस्कृति में कान की बाली मिली, वही जीके का सवाल डाल दिया। इस कोचिंग वालों ने ये निकाला, तो हर कोई सवाल बना रहा है, सवाल निकाल के खोद के किताबों में से सवाल निकाल के ला रहे हैं। तो ये हुआ किस वजह से? कोचिंगों की वजह से। कितनी सारी किताबें आ गई। अब किताब वाला है तो सारे के साथ सेम टू नहीं लिखेगा ना, कुछ तो 20-30 अपने भी सवाल डालेगा, तो 20-30 सवाल वो खुदाई करके लेके आता है, वो डाल देता है। इसलिए जीके दिन प्रतिदिन, पहले से जीके बहुत बड़ा था, फिर कोचिंग वालों ने किताबें छाप के जीके को और बड़ा कर दिया, तो जीके दिन रात तरक्की कर रहा है। अभी गणित में अच्छी बात है, गणित में आप सेफ हो, इसलिए जल्दी कर लो, वरना गणित भी कल अनसेफ हो गई तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अभी तो सिर्फ जीके ही खराब हुआ है, आने वाले समय में गणित भी खराब होने वाली। अभी हमारी गाड़ी निकल जाएगी। ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया। अभी भैयाओं के पास ज्यादा सवाल है नहीं, बस यही घूम फिर के पूछते रहते हैं, ये कौन सा है, ये है। देखो अब इससे ज्यादा सरल क्या होगा, इनमें से रेखिक अवकल समीकरण कौन सी है, ऐसे तक भी सवाल पूछे। निम्न में से रेखिक अवकल समीकरण कौन सी है, तो यहां से करोगे तो सारी वैरायटी कवर हो जाएगी। जीके टफ होता जाएगा, जीके भी और भी टफ होगा, जीके तो अभी और भी टफ होता जाएगा। मैंने समझा दिया। जीके की दिन रात क्लासेस चल रही है, पता नहीं क्या क्या वो ढूंढ के ला रहे हैं। उस पार्क में बरगद का पेड़ था, कोई ला रहा है, उस पार्क में आम का पेड़ था। हर कोचिंग वाला कुछ ना कुछ और लेके आ रहा है। उस पार्क, वो नदी सूख गई है, वो नदी सूख गई है वो, लेकिन जीके में अभी भी जीवित है। अगर बहुत सारी नदियां, बहुत सारे महल, बहुत सारे, कई बार आते हैं कि यहाँ पे ये था, यहाँ, वहां जाके देखते हैं वहां कुछ नहीं मिलता, वो नामो निशान गायब हो गया। वो जीके में वो सुरक्षित पड़े। उनके जो है ना, मतलब कंकर पत्थर भी है ना, लोग उठा के ले गए, खाली हो गया वो जगह, लेकिन जीके में वो अभी भी जिंदा पड़े। जीके में पूरी की पूरी इमारत बाकी पड़ी है, जबकि वास्तविकता में तो साफ हो चुकी है। अब क्या कर लें उसका। अब कहते हैं चूरू में है ना वो चांदी के गोले दागे गए थे। अब चूरू में अगर आप जाके देखो तो आपको अता पता ही नहीं लगे कि कहाँ चांदी के गोले, कौन चांदी के गोले, किसका, लेकिन जीके अभी भी उसको जिंदा रखता है। तो बेहतर है कि अपने मैथ्स पे फोकस करो, ये ज्यादा बेटर है। जीके तो बढ़ता ही जाएगा। हाँ, तो किवाड़ कुंडी कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने, तो बेहतर है। चलो इसी के साथ विराम देते हैं, मिलते हैं। इनको ऐसे पढ़ लीजिएगा, पीवाई को निकाल लीजिएगा, हाथ से जरूर निकालिएगा, देख के मत निकालिएगा, बेवकूफी मत करिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे ना हो कि आप यूं यूं करके देख लो, हाँ ये हो गया। पेन चलाइएगा, जितना पेन चलाएंगे उतना ज्यादा याददाश्त बनेगी, पहचान बनेगी। और इनमें सारा खेल पहचान का है, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से कल, अगली क्लास में मिलते हैं, और कल नए टॉपिक के साथ फिर चर्चा करेंगे। ओके, टॉपिक पीजी का है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन का टॉपिक है, ये पीजी में ही चलता है। लगभग किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, उस यूनिवर्सिटी में आपको पीजी में ही